हेलो डियर स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान, या अगर हम बच्चों से बात करते हैं तो अपनी बात दूसरों को कहना कम्युनिकेशन होता है। लेकिन स्टूडेंट, कम्युनिकेशन खाली बात कहना ही नहीं होता, दूसरों को वो बात कितनी समझ में आई इसका निर्णय आना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज हम बात करते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, या संचार के कितने प्रकार होते हैं। संचार के प्रकारों को हम माध्यम के आधार पर, प्रवाह के आधार पर और अनौपचारिक संचार के आधार पर 3 पार्टों में बांट सकते हैं। माध्यम के आधार पर संचार के अंदर फिर हम इस स्टूडेंट कम्युनिकेशन लिखकर एक डायग्राम बनाना। नंबर 1 है माध्यम के आधार पर, नंबर 2 है प्रवाह के आधार पर और नंबर 3 है अनौपचारिक संचार। जब हम मीडियम या माध्यम के बेस पर कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें फिर नीचे एरो बनाकर 3 पार्ट करना है: मौखिक संचार, लिखित संचार और प्रतीकात्मक संचार, ओरल, रिटन और सिंबल बेस्ड कम्युनिकेशन। फिर सेकंड पार्ट में जब हम प्रवाह के आधार पर संचार की बात करते हैं तो इसमें भी हम 3 पार्ट करेंगे: अधो या डाउनवर्ड संचार, ऊर्ध्व या अपवर्ड संचार, समस्तरीय या हॉरिजॉन्टल संचार। माध्यम के आधार पर 3 पार्ट हो गए, प्रवाह के आधार पर 3 पार्ट हो गए और थर्ड है इनफॉर्मल या अनौपचारिक कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं माध्यम के आधार पर संचार। इसमें पहला मैंने आपसे कहा है मौखिक संचार। जब सूचना को बोलने और सुनने की विधि से जब की जाती है तो वो मौखिक संचार होता है। हमारे दैनिक जीवन में संचार का ये सबसे लोकप्रिय और परंपरागत तरीका है। कई बार ये एक तरफा हो जाता है और कई बार ये 2 तरफा भी हो जाता है। लॉरेंस और एप्पल के अनुसार व्यावसायिक जगत में 75% समय मौखिक संचार में ही बीतता है। रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, सम्मेलन, यह सभी मौखिक संचार में शामिल होते हैं। दूसरा है बच्चों लिखित संचार। जब सूचना को लिखित माध्यम से पहुंचाया जाता है तो उसे हम लिखित संचार कहते हैं। इस संचार में पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं, बुलेटिन, नियमावली, चार्ट, आदेश प्रपत्र, पोस्टर, होर्डिंग्स आदि शामिल होते हैं। थर्ड होता है प्रतीकात्मक संचार। कुछ संचार ऐसे होते हैं जिसको ना लिखा जाता है ना बोला जाता है, बल्कि वो इशारों से किया जाता है। जैसे होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा, उंगली को उठाकर शौचालय जाने का तरीका, किसी की पीठ पर हाथ रखकर उसे थपथपाना, या अगर हम जीतते हैं तो फिर हाथ का अंगूठा कर उसको प्रोत्साहित करना। हर संचार, इस प्रतीकात्मक संचार का हर राष्ट्र में एक जैसा अर्थ नहीं होता, बल्कि अलग अलग अर्थ होते हैं। हर संचार की इन सभी संचारों के अपनी लाभ हानि होते हैं। मौखिक संचार में समय और धन बचता है, आसानी से होता है, संकट काल में महत्वपूर्ण होता है, जबकि इसके कुछ दोष ये होते हैं कि मानवीय हाव भाव का अर्थ निकालना कई बार गलत हो जाता है। मौखिक संचार की वैधानिकता कम होती है। लिखित संचार में दूरी और समूह की समस्या नहीं रहती, एक स्थान पर उपस्थित रहने की समस्याओं से समाधान मिल जाता है, लेकिन कई बार इसमें समय और धन खर्च होता है। हर बात लिखित में नहीं दी जा सकती है। प्रतीकात्मक संचार की बात करते हैं तो हर देश में संस्कृति में, समय में प्रतीकों का अपना अलग अलग अर्थ निकाल लिया जाता है। इस प्रकार तीनों ही संचार के कुछ अच्छाई भी हैं तो कुछ बुराई भी हैं। अब सेकंड है आपका प्रवाह के आधार पर संचार। उसमें है पहला अधो संचार या डाउनवर्ड संचार। जब संगठन के उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को सूचना भेजते हैं तो इसे डाउनवर्ड संचार कहते हैं। इस संचार की प्रकृति आदेशात्मक होती है। इसमें लिखित या मौखिक आदेश, नियमावली, बजट स्वीकृति, कर्मचारी सम्मेलन आदि शामिल होते हैं। इस संचार से अधीनस्थों को अपने उच्च अधिकारी की क्या इच्छा है इसके बारे में आसानी से पता
चल जाता है। बड़े संगठनों में तो अधोसंचार के मार्ग में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि कई बार संगठन में आदेश नीचे तक आते आते बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती है। दूसरा है ऊर्ध्व या अपवर्ड संचार। जब संगठन के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर सूचना भेजी जाती है तो इसे ऊर्ध्वमुखी या ऊर्ध्वगामी या अपवर्ड संचार कहते हैं। इस संचार की जो प्रकृति होती है वो प्रार्थना वाली होती है। इस संचार में मौखिक प्रार्थना, अनुमति मांगना, प्रगति रिपोर्ट देना, सुझाव देना, योजना और बजट निर्माण का प्रयोग करना जैसे काम किए जाते हैं। तीसरा है समस्तरीय या हॉरिजॉन्टल संचार। जब संगठन में समस्तरीय कर्मचारी अपने एक ही स्तर के कर्मचारी आपस में बात करते हैं तो इसे समस्तरीय संचार कहते हैं। यह संचार स्वाभाविक होता है। वरिष्ठ, अधीनस्थ, उच्च, निम्न के दायरे से बाहर इस संचार का प्रयोग करते हैं और इस संचार में लिखित, मौखिक रिपोर्ट, समूह कार्य, संपर्क समिति बैठक जैसे काम किए जाते हैं। थर्ड है अनौपचारिक संचार या अंगूर लता संचार भी इसको कहते हैं। ग्रैपवाइन संचार वह संचार होता है जो संगठन व कर्मचारियों के परस्पर संबंधों के आधार पर होता है। जब संगठन में औपचारिक संचार कम होता है तो अनौपचारिक संचार की आवश्यकता बढ़ जाती है। संगठन में अंगूर लता संचार का प्रतिपादन कीथ डेविस ने किया है। यह वह संचार है जिसे ना तो समाप्त किया जा सकता है और ना ही रोका जा सकता है। मित्रमंडली, जासूसी, प्रशासनिक अनुभाग अनौपचारिक संचार के तरीके हैं। इस प्रकार के संचार में दोष या अफवाहों का बहुत प्रसार होता है। हालांकि संगठन के उच्च अधिकारी को अनौपचारिक समूह का पता होता है तो सूचना आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं, वरना अंदरूनी संघर्ष भी इसमें हो सकते हैं। इस संचार में कई बार इसके दुष्परिणाम सामने आए। बहुत सारे ऐसे परिणाम आए जो बेकार थे। जैसे 21 सितंबर 1995 में संपूर्ण भारत में यह कहा गया कि गणेश जी की प्रतिमा दूध पी रही है और ये अफवाह घंटों में अपने देश से विदेश तक पहुंच गई। इसलिए कह सकते हैं कि अनौपचारिक संचार में अफवाहों का बहुत जल्दी से प्रचार प्रसार होता है। सूचना प्राप्तकर्ता के आधार पर संचार व्यक्तिगत और सामूहिक भी हो सकता है तथा संगठन के आधार पर संचार की 3 स्थितियां होती हैं। आंतरिक संचार जो संगठन और कर्मचारियों के बीच होता है, बाहरी संचार जो संगठन और जनता के बीच होता है, अंतर व्यक्तिगत संचार जो संगठन के कर्मचारियों के बीच में होता है। अब संचार के जो माध्यम है वो 3 हैं, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल, यानी श्रवण माध्यम, दृश्य माध्यम और श्रव्य दृश्य माध्यम। यानी ऑडियो जिसमें हम टैप, रेडियो, टेलीफोन इनको हम इनके द्वारा सूचना भेज सकते हैं। विजुअल जिसमें हम देख सकते हैं जैसे पुस्तक, प्रतिवेदन, चित्र, झंडे, स्लाइड। और ऑडियो विजुअल वह माध्यम जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं जैसे टेलीविज़न, फिल्म, नाटक, मूवीज़ वगैरह। इस प्रकार के संचार होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। बच्चों ये तो बात होगी संचार कितने प्रकार का होता है, संचार के माध्यम क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे संचार के मार्ग में क्या क्या महत्वपूर्ण समस्याएं होती हैं। अगर हमने उन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो संचार प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक संगठन में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संचार में संगठन में संचार ही वो माध्यम है जो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उसका सहयोगी होता है। संगठन में हमने निर्णय, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, मनोबल, समूह गतिशीलता, व्यक्तिगत
कार्य संतुष्टि, सत्ता, संघर्ष, वार्ता, ये सभी विषयों का हमने एक संगठन में इन सभी विषयों का अध्ययन हमारे द्वारा किया जाना है। और इन सारे अध्ययनों में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि संचार व्यक्ति के शब्दों के बजाय व्यक्ति क्या है इस बात पर ध्यान देता है।